ओके, सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरी वन ऑफ यू ऑल. कैसे हो आप लोग सब? गुड इवनिंग ऑल माय वर्चुअल स्टूडेंट्स ऑल्सो. आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट नंबर 1 एज वेल एज यूनिट नंबर 2. तो ये जो रिवीजन सीरीज है जिसकी शुरुआत हमने की है, बेसिकली दिस इज अ वन शॉट रिवीजन सीरीज. इसमें क्या होने वाला है, देयर विल बी सर्टेन चैप्टर्स विच विल बी कवर्ड ऑन द डे इटसेल्फ. जैसे कि छोटे छोटे हमारा ऑलरेडी कंपनीज एक्ट हो चुका है परसों के दिन. एक दिन में हमने पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट जो है उसको कर दिया है रिवाइज. नेगोशिएबल, एलएलपी, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये छोटे छोटे एक्ट्स है. एक दिन में हम पूरी की पूरी एक्ट को कर देंगे रिवाइज. बट आप लोग जानते हो पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थोड़े से लेंदी एक्ट्स है, तो एक दिन में ये पूरा एक्ट जो है वो कवर नहीं हो सकता है. सो वी विल बी डिवाइडिंग द एक्ट्स इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स. और मैं आप लोगों को पहले से ही बताती जाऊंगी कि अगले दिन, अगले रिवीजन में हम कौन से यूनिट्स को करने वाले हैं रिवाइज, ताकि घर पे अगर आपको कुछ समय मिले आप प्रिपेयर हो सकते हो और इस रिवीजन का आपको मैक्सिमम फायदा हो सकता है. ये रिवीजन में सारे सेक्शंस जो है वो रिवाइज किए जाने वाले हैं एंड टू एंड. सो देयर इज नथिंग दैट इज गोइंग टू बी केप्ट इन पेंडिंग. सारी चीजें रिवाइज होगी, वो भी इन डिटेल रिवीजन होने वाला है, एक्सप्लेनेशन नहीं होने वाला है. मैं अज्यूम करती हूं यू ऑलरेडी आर कंसेप्चुअली क्लियर अबाउट द प्रोविजंस इन द एक्ट. बट क्योंकि आपका लॉ का पेपर इज अ डिस्क्रिप्टिव पेपर, सिर्फ कंसेप्चुअली समझ के बात नहीं बनने वाली है, क्योंकि आपको आंसर लिखना है. तो कैसे टैकल करेंगे ये गैप समझने में और लिखने में, इसका एक ही सोल्यूशन होता है एंड दैट इज रिवीजन. एंड दैट्स द रीजन व्हाई दीज रिवीजन सीरीज हैव बीन लॉन्च्ड स्पेशली फॉर यू ऑल. ऑफ कोर्स रिवीजन के बाद हम कुछ राइटिंग प्रैक्टिस के सेशंस भी करेंगे. आज हम इमीडिएटली राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट ही याद नहीं है आप क्या लिखोगे. फिर तो वो ऐसा हो जाएगा मैं डिक्टेट कर रही हूं और आपकी नोटबुक्स आप भर रहे हो, जिससे आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला है. फायदा तब होगा जब आपको खुद प्रोविजंस याद हो. इसलिए पहले वन शॉट रिविजन्स करेंगे. आफ्टर दैट वी विल ऑल्सो बी डूइंग सर्टेन राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस. I would request every one of you all, including the virtual kids, to please sit straight like good children. और रिवीजन प्रोसेस में आपको 100% अटेंशन देना है. जितनी बातें आपको याद आ रही है आपको मेरे साथ बोलने की कोशिश करनी है. अगर कोई पॉइंट है जो याद नहीं आया या ऐसा कोई पॉइंट है जो आपने गलत बोल दिया, तो आपको उस टॉपिक को आपकी बुक्स में देयर एंड देयर इटसेल्फ मार्क करना है. देखो, अब मुझे नहीं पता आपके पास कौन सी बुक्स है, आपके पास टेक्स्ट बुक है, आईसीआई की मॉड्यूल है या नोटबुक है, जो भी बुक का फर्क नहीं पड़ता है माय डियर स्टूडेंट्स. इवेंचुअली कंटेंट तो सेम ही है, बट क्या इंपॉर्टेंट है कि आप आपके बुक्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लो कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है, ये तो मुझे कुछ भी याद नहीं आया, ये मुझे आधा आधा याद आया, ये तो मेरा गलत जवाब हो गया. आप रेड पेन से या जो भी एक डिफरेंट हाइलाइटर लेके आ जाओ, उससे आप हाईलाइट कर दो. ये सेशन के बाद इतनी बात पक्की है कि आप लोगों को यह पता चल जाना चाहिए कि यूनिट 1 और 2 जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के है उसमें मेरी क्या कमजोरी है, और उसी कमजोरी पे आपको काम करना है इस संडे के दिन. एंड यू नीड टू इंप्रूव ऑन योर वीकनेसेस. तो संडे टू संडे शुड ओनली बी फॉर इंप्रूविंग योर वीकनेसेस. हफ्ते में 3 दिन अपना रिविजन होगा, जैसे कि आज क्या है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे. ट्यूसडे, थर्सडेज एंड सैटरडेज अपने रिवीजन सीरीज होने वाली है. और संडे के दिन इज एक्सक्लूसिव ओनली टू वर्क ऑन योर वीकनेसेस. फिर अगले हफ्ते वापस ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे रिवीजन करेंगे, वीकनेसेस को समझेंगे, स्ट्रेंथ को समझेंगे, और संडे के दिन उस पर काम करेंगे. ऐसे आगे बढ़ते चलेंगे हम फॉर द कंप्लीट सिलेबस ऑफ सीए फाउंडेशन लॉ. तो लॉ में तो जहां तक बात है, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूं कि अब लॉ में आपको डर नहीं लगेगा. जो भी है बहुत स्मूथली ये रिवीजन सेशंस होंगे और आपको मजा आ जाएगा. आप बोलोगे मैम अभी तो सिर्फ नवंबर है, आप अभी से ही क्यों रिवीजन ले रहे हो? कभी कभार आपके कुछ टॉपिक वीकनेसेस हो सकती है. तो अब क्योंकि ये लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप एक नहीं 2, 3, 4 बार, जितनी बार चाहो 1.5x 2x पे भी आप वो वीडियोस को देख सकते हो. फिर आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा. आज आप नॉर्मल स्पीड पे देखना,
बट मे बी नेक्स्ट टाइम यू कैन जस्ट वॉच इट एट 1.5x और 2x, और फिर मेरे साथ साथ बोलना 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 बोलना, तो आपका वो वीकर टॉपिक भी एकदम स्ट्रेंथ में हो जाएगा कन्वर्ट. सो दैट्स द ओनली थिंग. वर्चुअल किड्स के लिए रिक्वेस्ट है, फेस टू फेस किड्स तो मुझे यहीं पे जवाब देंगे, बट वर्चुअल किड्स के लिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैट बॉक्स में कंटिन्यूसली कमेंट करते जाइए और बोलते जाइए जो जो चीजें आपको याद आ रही है. याद रखना, बोलने से ही बात बनती है. नहीं बोलोगे तो अटेम्प्ट नहीं बनेगा. बात की बात हम नहीं कर रहे हैं, अटेम्प्ट नहीं बनेगा. तो अगर आप चाहते हो कि आपका अटेम्प्ट बने, आपको बोलना पड़ेगा ताकि आपको चीजें याद रहे. सो इसी से हम लोग चालू करते हैं विद द रिविजन प्रोसेस. मैं चाहती हूं एक बार जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए बजा दो. ये जो बच्चे हैं फेस टू फेस किड्स, सुबह 9:30 से शाम के 6:30 बजे तक क्लासेस ले रहे थे, बट उसके बावजूद दे चोज टू सिट फॉर द रिविजन सेशन. अपने आप में वो बहुत बड़ी जीत है. ये यही बताता है कि आप कितने कमिटेड हो फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर करियर. आई एम सुपर डुपर प्राउड ऑफ यू. ग्रेट, वंडरफुल. लेट्स स्टार्ट. सो यस, फर्स्ट यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज रिलेटिंग टू नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. सबसे पहली बात तो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट. क्या आप बोल सकते हो कॉन्ट्रैक्ट इस वर्ड का क्या मतलब होता है? एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, अग्रीमेंट एंड एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ. अग्रीमेंट का क्या मतलब होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. और एनफोर्सेबिलिटी मतलब बेसिकली वही अग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, मतलब उसमें उतनी ताकत है कि वो लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट कर सकता है, तभी माना जाएगा दैट इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ. और प्लस उसमें कंसिडरेशन होना भी जरूरी है. सवाल ये है, हर अग्रीमेंट क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता. देखो, अग्रीमेंट इज व्हाट? इट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. अगर मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन बोलूं तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज एन अग्रीमेंट. बट कॉन्ट्रैक्ट इज an agreement enforceable by law. So it's basically agreement plus legal enforceability. दोनों में से कौन सा टर्म वाइडर है और कौन सा टर्म नैरोअर है? हर कॉन्ट्रैक्ट में क्या अग्रीमेंट होता है, बट हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि अग्रीमेंट में और मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन. बट यस, कॉन्ट्रैक्ट में तो देर इज ऑलवेज समथिंग दैट विल क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन. सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट. अब क्वेश्चन अराइज करता है, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. कुछ बातें सेक्शन 10 में दी गई है और कुछ बातें सेक्शन 10 में नहीं दी गई है. एक एक करके सारे पॉइंट्स हम लोग करने वाले हैं. Starting with first are those points which are not covered under section number 10. पहली बात तो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए आपको लगती है two parties. One person cannot enter into a contract with himself. एक वो होगा जो ऑफर देता है और दूसरा वो होता है जो इसी ऑफर को देता है एक्सेप्टेंस. तभी कॉन्ट्रैक्ट बनता है. एक बंदा अपने ही साथ अपने ही माइंड में कॉन्ट्रैक्ट एंटर, बट ये पर्सन क्या नेचुरल पर्सन हो सकता है? क्या ये पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है? यस. अब ये पार्टीज शुड ऑल्सो हैव द इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन. ऐसा कोई अग्रीमेंट जो सोशल नेचर का है, डोमेस्टिक नेचर का है, उससे आपका अग्रीमेंट ही रह जाएगा. वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि यहां पे देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन. इनफैक्ट हमने इसमें पहला केस भी देखा था ऑफ आवर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इस केस का नाम है बैल्फर वर्सेस बैल्फर. तो डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स जो होती है उसमें पार्टीज नेवर इंटेंड टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन. उसके वजह से वो कभी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा. देन देयर आर सर्टेन फॉर्मेलिटीज व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड इन सर्टेन केसेस. जब तक ये फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं होती है
तब तक आपका अग्रीमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। जैसे कि अगर आपका सेल या परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आपका कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए, डेटेड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। जब तक ये सब मीट ना हो तब तक आपका अग्रीमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट। बहुत बार आप इंश्योरेंस भी खरीदते हो, लाइफ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी कंपलसरी राइटिंग, डेटेड और साइंड होना जरूरी है। ये उसके कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं, और जब तक ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स पूरे नहीं होते हैं तब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होता है। बट दिस इज ओनली विथ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स। हर कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है कि राइटिंग में हो। इवन एन ओरल कॉन्ट्रैक्ट मेड इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट का नेचर ऐसा है कि ये चीजों का होना जरूरी है, तब फिर आपको ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी लीगली एनफोर्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, certainty of meaning. So the agreement must be certain and it should not be vague or it must not be indefinite. जैसे कि मैंने बोला, give me 1 liter of oil. What oil? I don't know. तो अब ऐसे केस में यहां पे आपका मीनिंग सर्टेन नहीं, क्योंकि यहां पे आपका मीनिंग सर्टेन नहीं है, आपका अग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं। Next, possibility of performance. Terms of the agreement should be such that it should be capable of performance. An agreement to do an impossible act in itself cannot be enforced. So these are some of the essentials which were not given under section number 10. बट अब सेक्शन 10 बात करता है कि कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होना जरूरी है फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कौन से ये सारे पॉइंट्स? लेट्स चेक इट आउट। आप लोग स्क्रीन पे पढ़ के बोलो। फर्स्ट पॉइंट इज, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन ही है एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय। अग्रीमेंट का मतलब ही है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो पहला एसेंशियल एलिमेंट सेक्शन 10 के हिसाब से है कि प्रॉपर ऑफर और प्रॉपर एक्सेप्टेंस मिलना जरूरी है। पार्टीज का कंसेंट कैसा होना जरूरी है? फ्री होना जरूरी है। पहली बात तो कंसेंट होना चाहिए, और कंसेंट ऐसा होना चाहिए दैट बोथ द पार्टीज शुड बी थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम। उसके लिए एक लैटिन वर्ड है जो है कंसेंसस एड इडियम। एक तो मीटिंग ऑफ माइंड्स। मीटिंग ऑफ माइंड्स के साथ साथ हमने कहा है कंसेंट फ्री भी होना चाहिए। नाउ योर कंसेंट इज नॉट फ्री व्हेन इट इज कॉज्ड बाय कोर्शन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। इनके बारे में तो हम यूनिट 3 में बहुत डिटेल में रिवाइज करने वाले हैं, हाँ या ना? फिर पार्टीज शुड ऑल्सो हैव द कैपेसिटी to enter into a contract. Okay, only a competent person can enter into a valid contract. कब माना जाएगा that you have the capacity to enter into a contract? When you are a major, sound mind and not disqualified by law. सवाल उठता है, when will it be considered that you are a major? When your age is at least 18 years. आपका माइंड जब साउंड है तभी आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हो। अच्छा, कोई व्यक्ति है जिसका माइंड परमानेंटली अनसाउंड है, वो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर। ऐसा कोई व्यक्ति जिसका माइंड कभी कभी साउंड, कभी कभी अनसाउंड, वो तभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है जब उसका माइंड साउंड है। और कुछ कुछ लोगों को तो हमने स्पेसिफिकली डिस्क्वालीफाई कर दिया है कि वो लोग तो कभी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर ही नहीं सकते, जैसे कि इंसॉल्वेंट व्यक्ति, अ कॉन्विक्ट, अलायन एनिमी, फॉरेन सॉवरेन्स, एम्बेसडर्स, ये सारे लोग स्पेसिफिकली डिस्क्वालीफाइड है और कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कंसिडरेशन का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। इसका लैटिन वर्ड बताइए, क्विड प्रो क्यो। कंसिडरेशन तो होना जरूरी है, आपको पता है, प्लस
कंसिडरेशन लॉफुल होना भी जरूरी है। सिर्फ कंसिडरेशन लॉफुल होना जरूरी नहीं है, आपका ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट मतलब द पर्पस फॉर विच यू एंटर्ड इनटू अ contract. And last, the contract should not be something that is expressly declared to be void. तो कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जैसे कि रिस्ट्रेंट टू मैरिज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज void, वेगरिंग अग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज void. ओके, फिर एवरी पर्सन इन इंडिया ओके is allowed to choose any profession, trading, business. कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा अगर आपने उसको रोकने की कोशिश की to exercise some lawful profession, ऐसा agreement is expressly declared as void. तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स है जो एक्सप्रेसली void डिक्लेयर हुए। 10-11 पॉइंट्स है इसके, यूनिट 3 में आपने देखे हैं। ओके, ये कॉन्ट्रैक्ट्स कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकते हैं क्योंकि कानून ने इनके अग्रीमेंट को ही void डिक्लेयर कर लिया है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 3 बेसिक उसके हेडिंग्स है, एनफोर्सेबिलिटी, फॉर्मेशन एंड परफॉर्मेंस। सबसे पहली बात तो ये लायबिलिटी नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी सबसे पहला टाइप है, अच्छा ये 5 टाइप्स बता तो कौन से? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, void, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। आ जाइए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट है। हमने जो ये 6 और 5 जस्ट रिवाइज किया ना एसेंशियल एलिमेंट्स, वो सारे एसेंशियल एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट है आपके कॉन्ट्रैक्ट को माना जाएगा एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये एनफोर्सेबल भी है और दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग भी है। तो जो आपने वादा किया है वो आपको निभाना पड़ेगा इन केस ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? वॉइड, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो जब बना था तब वैलिड था बट बाद में ऐसी कोई घटना हुई जिसके वजह से अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जिस दिन वो वॉइड हुआ उसके बाद से अब उसमें एनफोर्सेबिलिटी नहीं बची, अब उसको एनफोर्स नहीं कर सकते, इनफैक्ट तब से वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। ओके, so a valid contract when cannot be performed because of some uncalled happening, it becomes void. Void contract, क्या ये void? Next, voidable contracts, ऐसा कोई contract which is enforceable by law but only at the option of one party but not at the option of the other party is known as a voidable contract. Usually आपका contract voidable होता है जब पार्टी का consent free नहीं होता है. It is caused by undue influence, fraud, misrepresentation or mistake. Third type is illegal contract. ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसको कानून ने फॉरबिट, प्रोहिबिट, बैन किया है उसको कहते हैं एज एन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट. एक्चुअली तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनता भी नहीं है, वो अग्रीमेंट ही रह जाता है. एंड एन इलीगल अग्रीमेंट इज ऑलवेज गोइंग टू बी वॉइड अग्रीमेंट. इलीगल अग्रीमेंट हमेशा वॉइड अग्रीमेंट्स माने जाएंगे क्योंकि वो कभी भी एनफोर्सेबल नहीं होता है. बट हर वॉइड अग्रीमेंट इलीगल हो ऐसा जरूरी नहीं है. अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एन अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट? वो सब्सटेंस में तो गुड है बट उसमें है कुछ टेक्निकल डिफेक्ट. हो सकता है कुछ साइन नहीं है, डेट नहीं है, कुछ लिखना जरूरी था वो लिखा नहीं है, बट जैसे ही आप वो टेक्निकल डिफेक्ट करेक्ट करते हो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो जाएगा?
सो ये 5 टाइप्स थे ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन a contract can be one express contract. Express contract. A contract which is express मतलब जहां पे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उसको कहते हैं express contracts. शब्दों का इस्तेमाल या तो हो सकता है in writing और it can be oral. But हर बार contract expressly बया हो ऐसा जरूरी Sometimes a contract can also be an implied contract. तो यहां पे आपकी हरकतों से, आपके बिहेवियर से, आपके एक्शन से समझ में आता है that you have entered into a contract. Such contracts are known as implied contracts. Then you have tacit contracts. Tacit का भी मतलब होता है silent. और यहां पे भी द पार्टीज का कंडक्ट, उनका बिहेवियर से हमें समझ में आता है दैट द पार्टीज हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. बट टैसिट कॉन्ट्रैक्ट में द टर्म्स एंड कंडीशंस आर नोन. इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में द टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट नोन. आपको याद है मैंने वो कूली वाला एग्जाम्पल क्लास में दिया था. जब रेलवे स्टेशन पे कोई कूली आपका सामान उठा रहा है, आपको तो पता भी नहीं है वो कितना चार्ज कर रहा है. उसने ना कुछ बोला, आपने ना कुछ कहा, वो सामान उठाया और चलते चले गया और आप उसके पीछे 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 जाने लग गए. यहां पे किसी ने कुछ कहा नहीं है, बट बिहेवियर से, कंडक्ट से समझ में आया दैट द पार्टीज हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. यस और नो गाइस? टर्म्स एंड कंडीशंस वर नॉट नोन. बट वहीं पे अगर हम देखते कोई ऑक्शन सेल by strike of hammer in an auction sale, hammer strike होना is tacit, silent है. हमने acceptance दिया है by strike of hammer, but we know about the terms and conditions. Quasi contract, इसके ऊपर तो अब आपने पूरा यूनिट सीखा है. Quasi contracts are those contracts which are created by law. राइट्स और ड्यूटीज आपके ऊपर इंपोज किए जाती है बाय लॉ. यहां पे पार्टीज ने एक्चुअली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं किया है, बट कानून ने आपको सिचुएशन में कहा है ये आपके राइट्स और ये आपके ऑब्लिगेशंस. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स. ई कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोस कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर एंटर्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. ओके, जैसे कि ईमेल के द्वारा या कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा गुड्स को खरीदा है, उन्हीं को कहते हैं एज ई कॉन्ट्रैक्ट्स. नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. कम ऑन गाइस, रिवीजन सेशन है आपका, ऑलरेडी ये पढ़ के हो चुका है. कौन से 2 टाइप्स बोलो? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी. अच्छा, इफ द एक्ट इज ऑलरेडी डन or it is executed, then it is known as an executed contract. But अगर काम अभी तक किया नहीं है but करने वाले हैं, it is going to be performed in the future, then it is known as an executory contract. क्या executory bilateral हो सकते हैं? क्या executory unilateral भी हो सकते हैं? So unilateral contract में one party has performed his or her obligation और अदर पार्टी के ऑब्लिगेशन अभी तक आउटस्टैंडिंग है. बायलैटरल में तो दोनों भी पार्टीज के ऑब्लिगेशंस अभी तक आउटस्टैंडिंग है. हाँ या ना? सो दीज वर, ये चार्ट वापस से आया है टुवर्ड्स द एंड, आर द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट हेड्स. सेकेंड पार्ट इस चैप्टर में है अब ऑफर और एक्सेप्टेंस. ऑफर क्या होता है, ऑफर के लीगल रूल्स, एक्सेप्टेंस क्या होता है, एक्सेप्टेंस के लीगल रूल्स, ऑफर के वेरियस टाइप्स एंड वगैरह वगैरह. सो लेट्स चेक इट आउट. ओके, आ जाइए. ऑफर और प्रपोजल. पहली बात तो द पर्सन हु मेक्स द ऑफर इज नोन एज द, अच्छा ठीक है, ऑफरर और प्रॉमिसर, एंड द पर्सन टू whom the offer is made is called as the offeree.
अच्छा ठीक है, ओके, एक बार ऑफरी ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, देन ही इज कॉल्ड एज द एक्सेप्टर. यही जो ऑफर है, इट कैन ईदर बी टू डू और नॉट टू डू समथिंग. हाँ या ना? क्या तुम्हें याद है? ऑफर क्या पॉजिटिव हो सकता है, ऑफर क्या नेगेटिव भी हो सकता है. अरे हाँ या ना? बट याद रखना, जब भी आप ऑफर देते हो, इट मस्ट बी एक्सप्रेस विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी. मैं कह रही हूं, मैं सोच रही हूं कि मैं ये फोन आपको 50,000 में बेच दूं. ये सिर्फ सोचा है मैंने, इसका वास्तविक जीवन से कोई भी लेना देना, ये सारे एग्जाम्पल्स काल्पनिक है, ठीक है. बट मेरा सोचना क्या ऑफर कॉन्स्टिट्यूट करेगा? मेरा सोचना ऑफर कॉन्स्टिट्यूट नहीं. एज अगेंस्ट मैं कहती हूं, डू यू वांट टू बाय दिस फोन फॉर 50,000? सी हाउ आई गॉट योर रिप्लाई. तो दैट मेक्स अ वैलिड ऑफर, जहां पे आई वॉन्ट योर कंसेंट, और उसी तरह से मैंने इसको एक्सप्रेस किया है. दैट्स एन ऑफर. एंड यस, एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव और इट कैन ऑल्सो बी नेगेटिव. वेरी गुड वर्चुअल किड्स, क्या बात है, बहुत ही अच्छे जवाब आप दे रहे हो, बढ़िया है. ऑफर, ऑफर के 5 टाइप्स होते हैं. कौन से 5 टाइप्स बोलो? जनरल ऑफर, ओके. तो एक एक करके सारे ऑफर्स हम देखते हैं. जनरल ऑफर, any offer that is made to the public at large is known as a general offer. Can anyone from the public accept this offer? Yes. Okay, इसमें हमने एक केस देखा था, इस केस का नाम बोलिए. कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस. ओके, स्पेशल ऑफर. व्हाट डू यू मीन बाय अ स्पेशल ऑफर? When an offer is made to a specified person, it's known as a special offer. It is known as a special offer. के केस में वही पर्सन जिसको ऑफर दिया है उसे एक्सेप्ट कर सकता है. इसको क्या कहते हैं? स्पेशल ऑफर. नेक्स्ट, क्रॉस ऑफर. व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस ऑफर? जब दो आइडेंटिकल ऑफर्स in ignorance of the other party's offer, they cross each other, then it will be known as a cross offer. When two identical offer in ignorance of the other person's offer, okay, so they cross each other, such offers are known as cross offer. से क्या कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनता है? हाँ या ना? कम ऑन वर्चुअल किड्स बोलो. द आंसर इज नो. क्यों नो? यहां से भी ऑफर आया है, यहां से भी ऑफर आया है. कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ऑफर प्लस ऑफर नहीं लगता है, ऑफर प्लस. इसीलिए वन ऑफर इफ एक्सेप्टेड बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट. यहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है. एसी बंद है क्या? स्पीड बढ़ा दे, ठीक है. काउंटर ऑफर. व्हाट डू यू मीन बाय काउंटर ऑफर? आपको ठंडी लग रही है क्या? काउंटर ऑफर, व्हाट डू यू मीन बाय काउंटर ऑफर? ऑफर के बदले में ऑफर मिलना इज नोन एज अ काउंटर ऑफर. जो भी बच्चा रिप्लाई नहीं करेगा उसको 2 अटेम्प्ट लगे. रिप्लाई करो वर्चुअल किड्स, आप लोग भी. कम ऑन गाइस. ओके, व्हाई फियर व्हेन अंकिता मैम इज हियर? So when the offeree offers a qualified acceptance, when the offeree offers a qualified acceptance, that becomes a counter offer. So counter offer के वजह से आपका ओरिजिनल ऑफर हो जाता है lapse. It amounts to rejection of the original offer. And last type of offer is standing offer, also known as continuing offer, also known as open offer. So ऐसा कोई offer which is open for a particular period of time is known as a
आउटस्टैंडिंग ऑफर, एक्सेप्टेंस आपको उसी टाइम में देना होगा. नेक्स्ट, essentials of a valid contract. Let's check it out. What are, ये क्या लिखा है? Essentials of a valid contract? Essentials of a valid offer. नींद में बनाया ये नोट्स मैंने. इतना तो आपने समझ ही लिया होगा. I was just checking how much concentration you are having. तो जानबूझ के मैंने नोट्स में कहीं कहीं कुछ गलतियां की है. ओके, आ जाइए. लेट्स चेक इट आउट. सो एन ऑफर मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशनशिप. सो बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा कोई भी ऑफर अगर आपने दिया है जिसके द्वारा लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होती है, आपका ऑफर वैलिड ही नहीं होता है. और आप समझो, ऑफर ही अगर वैलिड नहीं है ना, कॉन्ट्रैक्ट तो कभी बनेगा ही नहीं. बिकॉज़ फर्स्ट स्टेप इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस एनफोर्सेबिलिटी. यही अगर फेल हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट तक तो हम जा ही नहीं सकते. तो जो भी आप ऑफर दे रहे हो, मेक इट श्योर योर ऑफर हैज द केपेबिलिटी ऑफ व्हाट, क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशनशिप. नेक्स्ट, the offer must be certain, definite and not vague. Vague मतलब not clear. So it should not be not clear. मतलब it should be clear. Okay, it should be certain and it should be definite. क्योंकि अगर आपके ऑफर के टर्म्स वेग है या इनडेफिनेट है, तो my dear students, there cannot be any contractual relationship. क्या ऑफर ही को कम्युनिकेट होना जरूरी है? तो ऑफर कब कंप्लीट होगा? ओनली व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू whom it is made. The acceptance of an offer in ignorance of the offer cannot be regarded as a valid acceptance. तो अगर मुझे ऑफर पता ही नहीं है, मैं ये बोल ही नहीं सकती कि मैंने ऑफर को एक्सेप्ट किया है. कैसे एक्सेप्ट कर लिया? आपको तो ऑफर के बारे में पता ही नहीं है, तो ऐसा ऑफर एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होता है. आप लोग जानते हो, यहां पे एक केस है और इस केस लॉ का नाम है लालमेंट शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त. नेक्स्ट, आपका जो ऑफर है, इट शुड बी मेड विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी. ओके, सो ये तो मैंने आपको कहा था मोबाइल फोन वाला, जस्ट अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था. ऐसे अगर आप ऑफर बोलते हो, मैं ऐसा सोच रहा हूं, मेरे को ऐसा करना है, मुझे डिस्कस करना है, दिस कैन नॉट बी अ वैलिड ऑफर. अच्छा, एक बात बताओ, हाँ या ना में, कैन एन ऑफर बी कंडीशनल? कैन एन एक्सेप्टेंस बी कंडीशनल? ऑफर अगर आप चाहो, वेरी गुड, can be conditional. Okay, जैसे कि I want to give my house on rent only to a vegetarian family. मेरा घर, मेरी मर्जी, मेरा मन, हाँ या ना? आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैम आप बड़ी नाइंसाफी कर रहे हो. ऑफर कंडीशनल हो सकता है, क्या बात है, बट ऑफर ऐसा नहीं होना चाहिए the non-compliance of which will amount to acceptance. So one cannot say that if the acceptance is not communicated by a certain period of time, the offer will be considered as accepted. क्या आप मेरा फोन 50,000 में खरीदना चाहते हो? आप रिप्लाई करो 1 हफ्ते में. अगर आपने रिप्लाई नहीं किया ना, तो हम मानेंगे कि आपने ऑफर को कर लिया एक्सेप्ट. क्या ऐसा ऑफर वैलिड होगा? ऐसा ऑफर वैलिड अगर उसने हाँ भी नहीं कहा और ना भी नहीं कहा. उसका ये मतलब नहीं है कि उसका हाँ है. ये मत बोलना कि मैम ना तो नहीं बोला ना, अरे बट हाँ भी तो नहीं बोला ना. तो हाँ या ना बोलना जरूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक है, ये तो आपने टाइप्स में भी देखा है. क्या ऑफर स्पेशल हो सकता है? क्या ऑफर जनरल भी हो सकता है? क्या ऑफर एक्सप्रेस हो सकता है? क्या ऑफर इंप्लाइड भी हो सकता है?
And then, very important, offer is different from a statement of intention. पापा ने लिखा कि मेरी इच्छा है कि मैं अपना घर तेरे नाम पे कर लूं बेटा. पापा की ये इच्छा है, क्या ये ऑफर कॉन्स्टिट्यूट करेगा? एक सिर्फ इंटेंशन वो बता रहे हैं, दैट कैन नॉट बिकम एन ऑफर. इनफैक्ट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, दिस इज very important. An offer is different from an invitation to an offer. पहले invitation to offer होता है, फिर ऑफर मिलता है, और ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस मिलता है, और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है. इन्विटेशन टू ऑफर में आप तो चीजें बताते हो नेगोशिएट करने की इच्छा से, अरे हाँ है ना, फिर पार्टी आपको ऑफर देता है, और अब आपकी चॉइस है कि आपको ऑफर एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है. सो ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम एन इन्विटेशन टू एन ऑफर. इस पे मैं और 1 मिनट लेना चाहूंगी और आपको कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहती हूं, क्योंकि इस एग्जाम्पल के ऊपर, कोई भी एग्जाम्पल के ऊपर 3 या 4 मार्क का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. जैसे कि डिस्प्लेइंग गुड्स इन अ सुपरमार्केट विथ प्राइस टैग्स. ये क्या है, ऑफर या इन्विटेशन टू ऑफर? इन्विटेशन टू एन ऑफर. रेस्टोरेंट्स के मेन्यू कार्ड में लिखा होता है क्या क्या हम चीजें खाने की बेच रहे हैं और क्या प्राइस है. ये क्या है? कंपनीज जब पब्लिक इशू करती है, प्रोस्पेक्टिस इशू करती है. प्रोस्पेक्टिस देना इज व्हाट? इन्विटेशन टू एन ऑफर. ये ऑफर्स नहीं है, हाँ या ना? वंडरफुल. नेक्स्ट, a statement of price is not an offer. तो आपने सिर्फ पूछा मैम इस फोन की कितनी कीमत है. सपोज मैंने कहा एग्जाम्पल ₹1,00,000, तो आप ही नहीं बोल सकते ओके डन ₹1,00,000 दे दो, फोन आपका, हमारा हो जाएगा. कैसा होता है? नहीं. आई जस्ट कोटेड द प्राइस बिकॉज यू आस्क्ड फॉर द सेम. इट डजंट मीन दैट आई एम ऑफरिंग इट टू यू एट द प्राइस दैट आई टोल्ड. सो ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम a statement of price. Yes or no guys? अच्छा, यहां पे मैंने सारे एग्जांपल्स दिए. प्रोस्पेक्टस, डिस्प्ले ऑफ गुड्स, एडवर्टाइजिंग एंड ऑक्शन सेल. मैंने ऐड दिया है कि इस तारीख को इतने बजे ये गुड्स का ऑक्शन होने वाला है. ये एडवर्टाइजमेंट इज एन इन्विटेशन. फिर जब बिड्स होता है वो क्या है? ऑफर. एंड देन इवेंचुअली जो एक्सेप्टेंस मिलता है उसी से कॉन्ट्रैक्ट बनता है. जब आप प्राइस का भी कोटेशन देते हो, दैट इज ऑल्सो एन इन्विटेशन टू एन ऑफर. एक्सेप्टेंस, लेट्स चेक इट आउट. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्टेंस? ये पढ़ो तो डेफिनेशन. So, when the person to whom the proposal is made signifies his consent, माना जाएगा आपका proposal accept हो गया है, and then it becomes a promise. अब देखो, ऑफर और एक्सेप्टेंस का रिलेशनशिप क्या होता है? जैसे ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलता है, बूम बूम ब्लास्ट, और क्या कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. तो अगर आप चाहते हो कि कॉन्ट्रैक्ट एंटर ना हो, एक्सेप्टेंस के पहले आप ऑफर को कर लो रिवोक. क्योंकि एक बार ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया तो लीगल रिलेशनशिप एंटर हो जाएगा, और आपने जो भी वादा किया है वो निभाना पड़ेगा. यस और नो गाइस? तो इसके लिए सर विलियम एंसन ने कुछ कहा भी था. एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर is what a lighted match is to a train of gunpowder. जिसका क्या मतलब होता है? As soon as the train of gunpowder is lighted, it will explode. Train of gunpowder is like offer,
लाइटेड मैचस्टिक इज लाइक द एक्सेप्टेंस. और जैसे दोनों मिलते हैं, बूम बूम ब्लास्ट. ओके, तो जैसे ऑफर के लीगल रूल्स थे, वैसे एक्सेप्टेंस के भी लीगल रूल्स है. कोई भी एक्सेप्टेंस कब वैलिड होगा? पहली बात तो एक्सेप्टेंस कैन बी मेड ओनली बाय दैट पर्सन टू whom the offer is made. तो अगर वो स्पेशल ऑफर है, एक्सेप्टेंस कैन बी मेड ओनली बाय दैट स्पेसिफाइड पर्सन. और अगर वो जनरल ऑफर है, then acceptance can be given by any person. जनरल ऑफर के लिए वो कार्लिल वाला केस था, और स्पेशल ऑफर के लिए बोल्टन वर्सेस जोनस. एक्सेप्टेंस देखो, जहां पे ऑफर कंडीशनल हो सकता था, ऑफर कंडीशनल हो सकता था, एक्सेप्टेंस हैज टू बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड इन नेचर. जैसा ऑफर था वैसा का वैसा ही एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए. यस और नो गाइस? नील वर्सेस मेरिट एंड यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बहुलाल, हमने ये 2-3 केसेस इसके लिए देखे थे. एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड. जैसे ऑफर कम्युनिकेट होना जरूरी था, वैसे ही एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होना जरूरी है. जिसका क्या मतलब होता है? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होने के लिए एक्सेप्टर को अपना एक्सेप्टेंस ऑफर और को बोलना जरूरी है. ब्रॉगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी केस, आपने सिर्फ एक्सेप्टेड का लेटर लिख दिया और आपने क्या कर दिया? ड्रॉअर में डाल दिया. इसको कभी आपने पोस्ट बैक ही नहीं किया. तो फिर क्या होता है इस केस में? क्या माना जाएगा कि आपका एक्सेप्टेंस वैलिड है? आपका एक्सेप्टेंस तब वैलिड नहीं होगा. नेक्स्ट, टाइम. आप बताओ, अगर ऑफर इज ओपन ओनली फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, क्या आपको एक्सेप्टेंस देना होगा ओनली विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट? हाँ या ना? बट अगर टाइम कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है, कैन द एक्सेप्टेंस बी मेड विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम? यस. अच्छा, जो वर्चुअली मुझे देख रहे हैं इस लेक्चर में, आपको अगर नोट्स चाहिए, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव की 2 लिंक्स है, यूनिट 1 और यूनिट 2. आप वहां पे लिंक को क्लिक करके वीडियो आप क्या कर सकते हो? नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, आ जाइए. कैन योर साइलेंस बी रिगार्डेड एज एक्सेप्टेंस? नो, साइलेंस कैन नॉट बी रिगार्डेड एज एक्सेप्टेंस. और एक्सेप्टेंस भी जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, और वो इंप्लाइड बाय योर बिहेवियर, बाय योर कंडक्ट भी हो सकता है. यस और नो गाइस? चीजें याद आ रही है क्या? कुछ कुछ याद आ रही है कि सब कुछ याद आ रहा है? जो जो याद नहीं आ रहा है प्लीज मार्क इट डाउन, तो ही फायदा होगा ना. कि ये याद नहीं आया, ये केस नहीं याद आया, ये मैंने गलत जवाब दे दिया, तो आपको समझेगा कि सेशन के बाद ये यूनिट 1 में मेरे ये वीकनेसेस है. आपको एग्जैक्टली वो तो क्लैरिटी आ जाएगी कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है और मेरी क्या वीकनेस है. सबसे बुरा केस आपको पता ही नहीं है आपको आता है या नहीं आता है, वो सबसे बुरा हाल है. एटलीस्ट ये सेशन के बाद आपको ये क्योंकि फिर तो आप मतलब गुमराह ही हो ना, आप कोई राह ही नहीं है. बट एटलीस्ट इस सेशन के बाद ये तो क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई ये आता है, नहीं तो एटलीस्ट ये तो क्लैरिटी आ जाएगी भाई गई नहीं आ पानी में, एटलीस्ट वो तो क्लैरिटी मिल जाएगी. तो दोनों में से कोई भी एक हो ना, वो क्लैरिटी मिलना जरूरी है. ऐसे इसमें रहना कि भाई सब आता है सब हो जाएगा, नहीं हो सकता है बेटा. ये सीए की एग्जामिनेशन है. आ जाइए. कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, उसी से रिलेटेड है रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. लेट्स चेक इट आउट गाइस. So, communication of offer is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. कल जाके मैंने 1 तारीख को चिट्ठी भेजी है, 5 तारीख को आपको चिट्ठी मिली है.
कब माना जाएगा कि ऑफर कम्युनिकेट हुआ है? क्योंकि यू केम टू नो अबाउट इट ऑन 5th. अच्छा, 5 को चिट्ठी मिली है, 7 को आपने रीड किया है, 7 तारीख. तो अब जब मिली है वो रेलेवेंट नहीं होगा, जब आपने रीड किया है वो डेट रेलेवेंट हो जाएगी, क्योंकि 7 तारीख वो दिन है जिस दिन आपको ऑफर के बारे में पता चला. सो मियर रिसीविंग, मियर मतलब सिर्फ लेटर रिसीव करना सफिशिएंट नहीं है. लेटर रिसीव होने के साथ साथ यू शुड हैव रेड द मैसेज. यस और नो गाइस? अब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है. एज अगेंस्ट द प्रपोजर, जिसको आप ऑफरर कहते हो, एंड एज अगेंस्ट द ऑफरी, जो है हमारा एक्सेप्टर. तो पहली बात तो एज अगेंस्ट द प्रपोजर, acceptance will be communicated when it is put in the course of transmission, so that it is out of the power of the acceptor to withdraw the same. क्योंकि एक बार ऑफरी ने एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट कर दिया, क्या वो उसके कंट्रोल के बाहर हो गया? बट जब मैं बात करती हूं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, तो जब प्रपोजर को इस एक्सेप्टेंस के बारे में पता चलता है, प्रपोजर मतलब ऑफरर को जब एक्सेप्टेंस के बारे में पता चलता है, तब माना जाएगा एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर. इसकी लिंकिंग है रिवोकेशन वाले पॉइंट से. इसकी लिंकिंग किससे है? रिवोकेशन से संबंधित है ये पॉइंट. सो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एक्सेप्टर, he will be bound by his acceptance only when the letter of acceptance has reached the proposer. Proposer मतलब offerer. हाँ या ना? एक मिनट, नोट्स की लिंक नहीं है, जस्ट 1 सेकेंड. भगवत एंड अंश, जस्ट 1 सेकेंड. एक ही मिनट. हाँ, नेक्स्ट है रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. आई विल जस्ट गेट इट अपलोडेड. Okay, let's check it out. आगे बढ़ते हैं. Revocation of offer and revocation of acceptance. इसमें क्या हो रहा है? आप लोग जानते हो, अगर आप चाहते हो कि कॉन्ट्रैक्ट एंटर ना हो, तो आप आपके या तो ऑफर को या तो एक्सेप्टेंस को कर सकते हो रिवोक. बट कब तक आपके ऑफर को या एक्सेप्टेंस को, एज द केस में भी, रिवोक किया जा सकता है? सबसे पहली बात तो ऑफर को कब तक रिवोक किया जा सकता है? सो ऑफर कैन बी रिवोक्ड बिफोर इट इज एक्सेप्टेड. बट ये तो थियोरी हो गया. अगर मुझे प्रैक्टिकली बोलना हो तो ऑफर को रिवोक किया जा सकता है बिफोर द ऑफरी सेंड्स द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस. क्योंकि इस बंदे के लिए कब माना जाता है कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गया है? जब इसने लेटर को पोस्ट कर दिया है. इसलिए वो ऑफर इस टाइम के पहले रिवोक कर सकता है. एक्सेप्टेंस कब रिवोक हो सकता है? अ प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम before the communication of its acceptance is complete as against the proposer, and an acceptance can be revoked at any time before the communication is completed as against the acceptor. तो जब acceptor ने letter of acceptance post किया, ये letter of acceptance पहुंचेगा offeror के पास,
ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहुंचे, उसके पहले यू मेक इट श्योर कि आपका रेवोकेशन का लेटर इसके पास पहुंच जाए। अच्छा, रेवोकेशन का पहले पहुंचा, एक्सेप्टेंस का बाद में पहुंचा, कॉन्ट्रैक्ट होगा या एक्सेप्टेंस रिवोक हो जाएगा? बट अगर एक्सेप्टेंस का लेटर पहले पहुंचा और रिवोकेशन का लेटर बाद में पहुंचा, क्या बूम बूम ब्लास्ट हो गया? और क्या अब आपको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा? अच्छा, दोनों एक साथ पहुंचा, एक्सेप्टेंस का चिट्ठी था और रेवोकेशन का टेलीग्राम था। आपने टेलीग्राम पहले चेक किया, क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट या रेवोकेशन? और आपने चिट्ठी पहले चेक की, एक्सेप्ट, मतलब क्या कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? और अगर एग्जामिनर ने कुछ नहीं लिखा है, क्या पहले खोला है, तो आप अजम्पशन डालोगे कि टेलीग्राम यूजुअली अर्जेंटली भेजा जाता है, तो एनी पर्सन विथ लिटिल प्रूडेंस विल ओपन द टेलीग्राम फर्स्ट, विच विल मीन रेवोकेशन हो गया। हाँ या ना? And I think there is this last point remaining. I had told you all 1 hour will take for unit 1 and half an hour for unit 2. बोला था ना मैंने? Modes of revocation of offer. Offer कैसे कैसे रिवोक हो सकता है? पहली बात तो बाय नोटिस, ये अभी आप जो देख रहे थे पिछले 10 मिनट से, नोटिस से आपका ऑफर हो सकता है रिवोक। नेक्स्ट पॉइंट कहता है बाय लैप्स ऑफ टाइम। सो ऑफर अगर कुछ समय के लिए है और उस समय में अगर आपने एक्सेप्टेंस नहीं दिया तो आपका ऑफर हो जाएगा लैप्स। और अगर टाइम दिया नहीं है, फिर भी ऐसा नहीं है कि जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक ऑफर ओपन रहेगा। नो नो, रीजनेबल टाइम में एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन, तो if the acceptor fails to fulfill a condition which is precedent to the acceptance, the proposal gets revoked। जैसे कि मैं कह रही हूं, मैं आपको मेरा फोन तभी बेचूंगी जब आप आपकी घड़ी मुझे बेचोगे। इट इज अ कंडीशन प्रीसीडेंट। आप कह रहे हो नो नो मैम, मैं अपनी घड़ी आपको नहीं बेचूंगा, तो फिर मेरा भी जो ऑफर है फोन बेचने का वो हो जाएगा लैप्स। समझ रहे हो आप? डेथ और इंसैनिटी से ऑटोमेटिक रेवोकेशन हो जाता है प्रपोजल का। ऑफर के बदले में जब ऑफर मिलता है, काउंटर ऑफर से भी आपका प्रीवियस ऑफर हो जाता है लैप्स। आपने कोई मोड प्रिस्क्राइब किया था और वो प्रिस्क्राइब मोड पे आपने एक्सेप्टेंस नहीं दिया और सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, कानूनी चेंज हो गया और वो गुड्स में डील करना बैन हो गया, इलीगल हो गया, प्रोहिबिट, फॉरबिडन हो गया, आपका ऑफर ऑटोमेटिकली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो जाता है लैप्स। भगवत और मीठालाल, एक बार बता दो ना नोट्स मिले या नहीं? ओके, कम्युनिकेशन और स्पेशल कंडीशंस। कभी कभार स्पेशल कंडीशंस जैसे कि एयर टिकट, रेलवे टिकट के पीछे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं। इट इज इंप्लाइड दैट यू हैव रेड एंड यू नीड टू फॉलो देम। बट अगर ये कंडीशंस बहुत ही अनरीजनेबल है तो आपको उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि लिली वाइट वर्सेस आर मन्नू स्वामी के केस में हुआ था, जहां पे इस मैडम की साड़ी खो गई थी और बोला सिर्फ 15% आपको मिलेगा एज कॉम्पेंसेशन। ये रीजनेबल नहीं है। तो ऐसे करके हमारा यूनिट नंबर 1 कम्स टू एन एंड। क्या एग्जैक्ट 8 बज गए? एक बार जोरदार तालियां अपने लिए। बेस्ट है, वंडरफुल, सुपर डुपर प्राउड ऑफ एवरी वन ऑफ यू। मैं जानती हूं आप लोगों का अटेम्प्ट जनवरी में है, इसीलिए अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आप लोगों का। हम लोग तुरंत चालू करते यूनिट नंबर 2, कंसिडरेशन। 1 मिनट, ये नोट्स का क्या चक्कर है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बोलो ना। अभी परसों, आज नको यार, गया वो अमर।
और कुछ बेटा, चाय नाश्ता कुछ खिला भी देती हूँ आप लोगों को, अटेम्प्ट भी मैं ही दे देती हूँ ना, इतनी तकलीफ क्यों? काश ऐसा हो सकता था। आ जाइए नेक्स्ट, कम ऑन गाइस, थैंक यू सो मच मानस, सेम हियर। कंसिडरेशन, लेट्स चेक इट आउट। ओए ओए, इधर ध्यान दो, कोई भी चीज से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। सो इज कंसिडरेशन वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय कंसिडरेशन? समथिंग इन रिटर्न। इसका लैटिन वर्ड बताओ। इस लड़की का क्या संबंध है कंसिडरेशन से? आई हैव नो आइडिया व्हाई, आई हैव नो आइडिया। नहीं, सिर्फ बोला जा रहा है कंसिडरेशन यूनिट पढ़ो, ऐसा बोला जा रहा है शायद से। अभी मैं क्या करूं? What do you mean by consideration? Let's check it out. So, consideration is nothing but basically it's the price that is agreed to be paid by the promisee for the obligation of the promisor. वैसे तो अगर हम लीगल डेफिनेशन देखें, आपके सिलेबस की सबसे बड़ी डेफिनेशन इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड कंसिडरेशन. सो व्हेन at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing, does or abstains to do something, or promises to do or abstaining from doing something, such act or abstinence is known as consideration for the promise. इसी कंसिडरेशन के लीगल रूल्स है. इस यूनिट में सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट्स हैं. लीगल रूल्स, नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस एंड प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बस ये 3 चीजें कर ली, जालो ये पूरा का पूरा यूनिट ही कम्स टू एन एंड. लेट्स चेक इट आउट. हो, मग घरी जायचंय, आपल्या घरी जायचंय, ठीक है. अच्छा हाँ ठीक है, मुझे लगा अभी इसने बोला घर जाना है तो अभी किसके घर पे, इसलिए मैंने बोला अपने अपने घर पे जाना है. ठीक है, चलो आ जाइए. छी, मैंने नहीं, तुम लोगों की सोच घटिया है. ठीक है, मैंने कुछ नहीं बोला है. आ जाओ. लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन. सो जैसे डेफिनेशन कहती थी, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. तो अगर देखो मैं ये वाटर बॉटल बेच रही हूं, मैं बोलूंगी कि मुझे ये वाटर बॉटल के बदले में कितना पैसा चाहिए. एंड में आप बोलोगे मैम मैं खरीद ही लेता हूं बॉटल. कितने एग्जाम्पल्स दे दिए वाटर बॉटल के. अब क्या अभी फोन तो नहीं बेच सकती हूँ, कल ही खरीदा है, तो क्या वाटर बॉटल ही परसों ही खरीदा है. अब ऐसे केस में सुनो मेरी बात, अरे आप भी खुश होगे जब आप सीए बनोगे, अपने कमाए गए पैसों से आप अगर चीजें खरीदोगे, आपको भी खुशी महसूस होगी. ठीक है, तो अब ऐसे केस में सुनो मेरी बात, अगर मैं कहती हूं कि मैं ये वाटर बॉटल 150 रुपए में बेचूंगी, 150 रुपया, ये किससे डिसाइड किया है? मैंने. सो कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. ये हमने देखा था इवन इन दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव केस, जहां पे आप जानते हो एक कलेक्टर था, कॉन्ट्रैक्टर था, और दुकानें जो बनाई गई थी वॉज एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कलेक्टर, नॉट द कॉन्ट्रैक्टर. बट यस, कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. तो अब ऐसे केस में जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ही कंसिडरेशन दे रही है. Sometimes the consideration may move from the promisee or any other person. जैसे कि आप लोगों ने मेरी क्लासेस के लिए फीस दी है,
कॉन्ट्रैक्ट आपके और मेरे बीच में हुआ है, बट सी फीस एक्चुअली आपने नहीं दी है, आपकी मम्मी या पापा ने ये फीस दी है. सो कंसिडरेशन इज मूविंग फ्रॉम अ थर्ड पर्सन. सो देयर कैन बी अ stranger to consideration, but there can be no stranger to a contract. इसमें तो फेवरेट केस ला चिन्नैया वर्सेस रमैया. हाँ या ना? नेक्स्ट, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी consideration. A consideration which consists in performance and the act is already performed is executed, and something which is consisting of a promise is executory consideration. Consideration can be past. गोवा वाला एग्जाम्पल, बच्चा डूब रहा है, आपने बचाया, फिर सेठ जी ने रिवॉर्ड अवार्ड किया. पास्ट. प्रेजेंट, दुकान पे गए, इन्होंने मैगी ली ना, मैगी लिया और कितने पैसे दिए? 30 रुपए. 30 रुपए दिए, मैगी मिल गया. प्रेजेंट कंसिडरेशन. एंड फ्यूचर कंसिडरेशन, चिप्स का पैकेट आज ले लिया, बट कहा पैसा कल दूंगा. अनुराग को बोल वो जो नोट्स की लिंक है चैट में लिंक करे, चैट. ठीक है, लेक्चर खत्म होने आया और नोट्स अभी तक अपलोड नहीं किए इसने. पता नहीं, मुझे कुछ कुछ बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं. मार खाओगे इन लोगों से. नेक्स्ट, कंसिडरेशन नहीं. यहां पे आके बड़े डॉन बन गए आप लोग. क्या से क्या हो गया देखते देखते. अच्छा ये सुनो, थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है, केस स्टडी भी. कंसिडरेशन नीड नॉट बी नीड. वैसे तो ये फोन 1.5 लाख का है, बट अगर मेरी इच्छा है कि मैं ये फोन आपको 25,000 में बेचूं, क्या मुझे कोई रोक सकता है? सो अब कंसिडरेशन जो है वो कोई पर्टिकुलर वैल्यू का होना जरूरी है. उसकी उतनी वैल्यू होना जरूरी नहीं है जितना वैल्यू दिया जा रहा है. ओके, सो इट कैन बी ऑफ एनी वैल्यू. इट कैन बी ऑफ, इट्स नॉट नेसेसरी that it should be of equal value for which it is exchanged. But yes, under law, it should be having some value. पूजा मैम को बेचा है मैंने आईफोन. So the contract is valid and enforceable. मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पूजा मैम को प्रॉब्लम नहीं है, तो क्यों प्रॉब्लम होगा लॉ को? It's valid and enforceable. बट कल जाके मैंने पूजा मैम के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया कि पूजा मैम ने अनड्यू इन्फ्लुएंस से मेरा फोन 50,000 में ले लिया. कानून तो मुझे ही फेवर करेगा ना, ऐसी वो बात है. तो अगर वो दूसरी पार्टी ने एलिज किया, मतलब इल्जाम लगाया कि कंसेंट फ्री नहीं था और इसीलिए तो मैं अपना 1.5 लाख का फोन 50,000 में बेचूंगी, नहीं तो मैं पगली थोड़ी ना हूं कि 1.5 लाख का फोन 50,000 में बेचूंगी. तो तब भी कानून किसको प्रोटेक्ट करेगा? मुझे. और तब बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा पूजा मैम को अदरवाइज प्रूफ करने के लिए. हाँ, बट जब तक मैं एक्शन नहीं ले रही हूं तब तक तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड एंड इन्फोर्सेबल है. नेक्स्ट, कंसिडरेशन उस चीज का नहीं हो सकता जो कोई लीगली बाउंड है चीज करने के लिए. तो अगर पुलिस ऑफिसर इज अ पब्लिक सर्वेंट, सरकार उनको पैसा दे रही है अपनी सारी ड्यूटीज निभाने के लिए, कल जाके आप एफआईआर रजिस्टर करने जा रहे हो, क्या पुलिस ऑफिसर आपको बोल सकता है कि मुझे पैसा दो एफआईआर रजिस्टर करने के लिए? ऐसा कुछ बोल रहा है तो वो इलीगल है, वो लीगली अलाउड नहीं है. बिकॉज वन कैन नॉट डिमांड कंसिडरेशन फॉर समथिंग दैट समवन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म. Then consideration must be real and not illusionary. I will give you 1 lakh rupees, make the dead person alive.
I will give you 5 lakh rupees. Find treasure by magic. ये सब consideration real? ऐसा consideration valid consideration नहीं हो. Consideration must not be. I told you I was checking your concentration. Must not be unlawful. Must not be immoral. पति पत्नी और वो क्या तुम्हें याद है? And it cannot be opposed to public policy. अब आपको पता है opposed to public policy. Chamferty and maintenance, interference in the course of justice, trading with enemy, trafficking in public offices and titles, creating monopoly. क्या तुम्हें याद है? बोलो हाँ हमें याद है. Okay. Yes. Next. Last two concepts. Zala. No consideration, no contract और एक है privity of contract. So privity of contract का क्या मतलब होता है? बेटा अभी क्लास में आया तो थोड़ा पढ़ ही लो 15 मिनट के बाद. फोन. अच्छा ठीक है, सॉरी माय बैड. आओ 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 भाई, कितने पक्के हो ना टाइम के, एक एक मिनट का हिसाब रख रहे हो. किससे मिलने जाना है? किसके घर जाना है? बेटा अपने आप में इन्वेस्ट करो, वो कभी धोखा नहीं देगा. इन लोगों का क्या है, आज किसी के साथ कल किसी और के साथ. पास हो जाओ तो देखना ये खुद भाग के आएगी आपके पास. ओके सो कम ऑन. क्या कहता है ये पॉइंट? लेट्स चेक इट आउट. ये पॉइंट कहता है only a person who is a party to a contract can sue upon it. A stranger to a contract cannot file a case upon it. उसी को कहते हैं as privity of contract. बोलो तो. बट फिर वो लॉ ही क्या लॉ है जिसके कोई एक्सेप्शंस ना हो. जनरल रूल ने बोल दिया only a contracting party can sue upon it. बट उसी के नीचे आ गए 7 एक्सेप्शंस. जब मैं एक्सेप्शन की बात करती हूं आप ही बताओ. इवन दो यू आर अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट स्टिल कैन यू फाइल अ केस अपॉन इट? कब कब? फर्स्ट इन केस ऑफ अ ट्रस्ट. सो अ बेनिफिशियरी कैन एनफोर्स हिज राइट्स अंडर द ट्रस्ट. दो वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं है, दादाजी, पोती, ट्रस्टी. कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ दादाजी और ट्रस्टी के बीच में, पोती तो उसकी बस बेनिफिशियरी है. बट मेजर बनने के बाद क्या वो ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कर सकती है? दो शी इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, शी कैन स्टिल एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, sue upon it. Yes. Next, second exception, point number 2, फैमिली सेटलमेंट, बंटवारा. तो अगर फैमिली सेटलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में है, दो अ पार्टी वॉज नॉट अ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, दिस पर्सन कैन स्टिल एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट. दादाजी, बड़े पापा, पापा, छोटे पापा, इनके बीच में एंटर हुआ था बंटवारे का कॉन्ट्रैक्ट. अनफॉर्चुनेटली कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के बाद बट एग्जीक्यूट होने के पहले बड़े पापा की डेथ हो गई. क्या बड़ी मां और उनके बच्चे इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकते हैं? यस. बट वो तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं थे. क्या वो ये एक्सेप्शन में कवर हो गए? वेरी गुड. बट ये फैमिली सेटलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन राइटिंग. नेक्स्ट, इन केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स और अग्रीमेंट. तो अगर कोई मैरिज कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट के द्वारा किसी पर्सन को बेनिफिट मिल रहा है, ये जो पार्टी है जिसको बेनिफिट मिल रहा है वो केस फाइल कर सकता है इवन दो दैट पार्टी इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी. नेक्स्ट, इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, असाइनमेंट, असाइनमेंट, सक्सेशन, असाइनमेंट. असाइनमेंट में आप ट्रांसफर करते हो ओनली बेनिफिट्स या बेनिफिट्स एंड बर्डन बोथ? ओनली द बेनिफिट्स.
जो असाइन करता है उसको कहते हैं असाइनर, और जिसके फेवर में आप राइट्स देते हो उसको कहते हैं असाइनी। मैंने इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया विथ LIC। कौन दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है? मैं और LIC। मेरी सपोज डेथ हो गई और नॉमिनी है जियाना, वो तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं है, बट क्या उसको बेनिफिट मिलेगा? वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं है, बट क्या वो इस कॉन्ट्रैक्ट की असाइनी है? कैन शी क्लेम द इंश्योरेंस का अमाउंट? पॉलिसी अमाउंट वो क्लेम कर सकती। नेक्स्ट, एक्नॉलेजमेंट और नहीं है, वो ऑफ नहीं है, और एस्टॉपल, वेयर द प्रोमिसर बाय हिज कंडक्ट acknowledges himself as the agent of a third party, it would result into a binding obligation towards the third party. वो एग्जाम्पल मैंने दिया था, वो पैसे देने आता है, आप नहीं थे, आप उसके दोस्त को दे देते हो पैसे, और वो एक्नॉलेज करता है कि मेरे पास उसके बिहाफ से दिया हुआ पैसा है, बाद में आप बोली गई बातों से मुकर नहीं सकते। एस्टॉपल का रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, वो सोहन लाल, मोहन लाल, छोटू लाल, अरे हाँ है ना, कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड। कोवेनेंट का मतलब होता है अ कंडीशन रनिंग विद द लैंड। सो अगर कोई पर्सन है जिसने कोई पीस ऑफ लैंड खरीदा है and he has the knowledge that there are certain conditions, duties affecting this piece of land, he is bound to follow these conditions, और successor जो है वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता है। and any contract that you enter through an agent, principal can enforce the contract entered by his agent if it is within the scope and in the name of the principal. ऐसे तो एजेंट ने थर्ड पार्टी को गुड्स बेचे हैं, बट क्या प्रिंसिपल बाउंड होगा? वो पैसा प्रिंसिपल का, प्रॉफिट प्रिंसिपल का, क्योंकि गुड्स भी प्रिंसिपल के ही है, भले ही बेचा एजेंट ने है, बट प्रिंसिपल विल बी बाउंड। लास्ट but not the least, validity of an agreement without consideration. Without जनरल रूल क्या बोलता है? नो कंसिडरेशन। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है देन द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, दिस अ जनरल रूल। बट फिर वो लॉ ही क्या लॉ है जिसके कोई एक्सेप्शंस ना हो। तो ये 7 एक्सेप्शन केसेस में इवन दो देयर इज नो कंसिडरेशन, स्टिल द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एंड एनफोर्सेबल। सबसे पहला पॉइंट, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। सो इसके भी 4 बच्चे हैं। ये पॉइंट तभी अट्रैक्ट होगा जब चारों भी कंडीशंस एक साथ पूरे होते हैं। कौन से 4 कंडीशन? 1, द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। द पार्टीज शुड स्टैंड इन अ near relationship. The contract must be in writing and it must also be registered under law. ऐसे केस में though the contract is made without consideration, still the contract is valid and enforceable. Next, point number 2. Compensation for past voluntary services. तो इसमें कहा गया है कि आपने कोई सर्विसेज रेंडर कर दी है इन द पास्ट वॉलंटरीली फॉर सम अदर पर्सन, और फिर वो पर्सन ने उसी सर्विस के लिए आपको कॉम्पेंसेशन देने के लिए वादा किया है। आप उससे ये कॉम्पेंसेशन मांग सकते हो, उसके लिए अब आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट इज इन राइटिंग एंड इट इज साइंड एंड यू मेक अ प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट, इट्स वैलिड इवन दो विदाउट कंसिडरेशन। क्योंकि अगर आप कानून की आंखों से देखते हो, टाइम बार्ड डेट तो नल हो चुका है,
और आज आप कुछ पैसे देने के लिए वादा कर रहे हो, तो कानून तो पूछेगा ना ये पैसा आप क्यों दे रहे हो, उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है। आपको कुछ मिलना जरूरी नहीं है, बिकॉज दिस इज अ प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट. There is no consideration necessary to create and agency. Okay. Next, gift given does not require consideration. Promise to give a gift is not valid, but gift given does not require consideration. तो आपने बर्थडे के दिन मेरे को गिफ्ट दे दिया, उसके बदले आप थोड़ी ना पूछोगे मैम अब हमको क्या मिलेगा, है ना। मिला ना पिज्जा पार्टी, भूल गए क्या, अलॉन्ग विथ थम्स अप, कोका कोला, ठीक है, सॉरी माय बैड. बेलमेंट, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट में अगर कंसिडरेशन है क्या बात है, बट अगर कंसिडरेशन ना भी है तो भी क्या ही बात है. द कॉन्ट्रैक्ट स्टिल रिमेन्स टू बी वैलिड and enforceable. There is no consideration required to affect a valid contract of bailment. Bailment में क्या होता है, one person is delivering the goods to somebody else for a particular purpose, and as soon as the purpose is over, the goods are returned back to the true owner. आपने आपके फ्रेंड को आपकी एक्टिवा दी, उसके लिए आप थोड़ी ना मांगोगे रेंट. कुछ कपड़े दिए, मे बी उसको कुछ प्रोग्राम वगैरह में पहनना था, उसके लिए थोड़ी ना आप पैसे मांगोगे. ये कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट का है एंड इज वैलिड इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन. एंड लास्ट पॉइंट सेज चैरिटी. चैरिटी गिवन डज नॉट रिक्वायर कंसिडरेशन. प्रॉमिस टू गिव चैरिटी इज नॉट वैलिड. हाउएवर, प्रॉमिस टू गिव चैरिटी के बेसिस पे सामने वाले व्यक्ति ने कुछ उठाया है खर्चा, तो वो खर्चा जितना उठाया है उतना आप रिकवर कर सकते हो. मंदिर खंडित हो गया था, आपने प्रॉमिस किया 10,000 रुपए देने के लिए, उसने 7,000 का खर्चा कर दिया, कितना पैसा लोगे. अच्छा, आपने 12,000 का खर्चा किया, 10,000, प्रॉमिस्ड अमाउंट से ज्यादा पैसा आप रिकवर. अच्छा, एक बार बोल सकते हो सारे 7 पॉइंट, नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस. पास्ट में आपने टाइम पास के लिए जो लव किया था, जिसमें गिफ्ट में बेल मिला था, आज आप उसको एजेंट के द्वारा चैरिटी में दे रहे हो. पास्ट इज फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज. टाइम इज फॉर टाइम बार्ड डेट. Love is for natural love and affection. Gift is for completed gift. Bail is for agent is for and charity is for. तो ऐसे करके सक्सेसफुली हमारा यूनिट 1 और यूनिट 2 हो गया रिवाइज. एक बार जोरदार तालियां अपने लिए और उससे भी जोरदार तालियां मेरे लिए. क्या बात है. नेक्स्ट लेवल. कॉन्फिडेंस कैसा लग रहा है आप लोगों को? ऐसा लग रहा है कि याद आ रहा है जो भी किया है? क्या बात. वर्चुअल किड्स, डू कमेंट हाउ डिड यू फाइंड द रिवीजन सेशन. वीडियो को जरूर लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना क्या कौन से वो 7 केसेस है जहां पे कंसिडरेशन ना भी है तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है. इन लोगों की तो आवाज मेरे तक पहुंच रही है, बट मुझे कैसे समझेगा, आप लोग इन्वॉल्व थे, इसीलिए लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने जानबूझ के पूछा हुआ है, उसको कमेंट की तरह डालो, सो दैट इवन आई अंडरस्टैंड दैट यू आर लिसनिंग टू व्हाटएवर आई एम रिवाइजिंग. सो थैंक यू सो मच. दिस इज ऑल फॉर टुडे. स्टे इंस्पायर्ड, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट. आई विल सी यू ऑल ऑन सैटरडे. सैटरडे एक ही यूनिट होगा, यूनिट नंबर 3, क्योंकि इट्स अ लेंदी यूनिट. थैंक यू. बाय बाय. Take care. Zalo. Hey hey. Ho ho. अभी आपको जो हरकतें करनी है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. थैंक यू सो मच. बाय बाय. गॉड ब्लेस यू ऑल. बस जल्दी जाओ, बस रुकी है आप लोगों के लिए.